एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जो कि इसका एसआई यूनिट होता है। लेकिन ये जो जूल है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मतलब अगर मैं 1 लाख जूल को लूँ और उससे मैं एक छोटे से कप ऑफ वाटर को, एक छोटा सा कप है ये जिसमें पानी भरा हुआ है, अब इसको मुझे हीट करना है, तो इसको मुझे रूम टेम्परेचर से इसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाने में 1 लाख जूल लग जाएगा। मतलब 1 जूल तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं ऐसा 1 लाख जूल ले लूँ, ऐसा मैं 1 लाख जूल ले लूँ तो वो क्या करेगा, तब जा कर के छोटे से कप ऑफ वाटर को इसके रूम टेम्परेचर से ये बॉइलिंग पॉइंट तक ला पाएगा। ये है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे बल्ब की, हम जानते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो प्लाज्मा थ्योरी पे काम करता है। जो हमारा फ्लोरोसेंट बल्ब है वो प्लाज्मा थ्योरी पे काम करता है। उसको कितना जूल चाहिए? उसको चाहिए 1.3 मिलियन जूल। इतना जूल उसको चाहिए। और हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी जो डेली फंक्शन करता है, हमारा बॉडी जो दिन भर फंक्शन करता है उसके लिए उसको चाहिए 8.3 मिलियन जूल। और बल्ब जो जलता है प्लाज्मा थ्योरी पर उसको 1.3 मिलियन जूल चाहिए। प्लाज्मा थ्योरी क्या होता है कि अगर कोई एटम है और उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पर कोई एटम बना रहा हूँ इस तरीके से, और इसमें ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम, इसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं, KLMN हम लोग जानते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से इस शेल पर लाना है। अगर मैं इसको K बोल लूँ और इसे मैं L बोलूँ, तो इसका जो शेल में जो शिफ्ट करना है इसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये जो एनर्जी होगी बाहर से इससे मिलेगी। जैसे ही इसे एनर्जी मिलेगी और उस टाइम के लिए इसके पास एनर्जी आ गया, जैसे एनर्जी आया ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये अपने शेल को छोड़ के एल शेल में आ गया। जैसे ही एल शेल में आया, इस एटम के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गया। और बल्ब भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब तक हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब तक वो बल्ब ग्लो करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लिए मतलब एनर्जी हम लोग वापस लिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस शेल से वापस अपने शेल्स में आ जाते हैं, तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ये है प्लाज्मा थ्योरी। इसी प्लाज्मा थ्योरी पर ये बल्ब ग्लो करता है। इसे हम लोग कभी डिटेल डिस्कशन कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए कितना जूल चाहिए? तो 8.3 मिलियन जूल चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ये 1 kg का ये कोई मास ले रहा हूँ, कोई ब्लॉक ले रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक का वेट है 1 kg। इसका जो वेट है, नीचे की तरफ वेट लगता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है जिसे हम लोग N कहते हैं, और नीचे की तरफ लगता है वेट, ये लगता है वेट जिसे हम लोग mg भी कहते हैं। यहाँ पर g तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और m हो गया मास। यहीं पर अगर मैं ये भी बता दूँ कि अगर हम लोग जो है किसी 2 ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से ड्रॉप करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उसको अगर हम लोग ड्रॉप करें और मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, अगर वो वैक्यूम में हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, सेम एक्सेलरेशन से दोनों इस ज़मीन पर ड्रॉप करेंगे। अगर मैं आयरन ले लूँ और यहाँ पर मैं कोई कॉटन ले लूँ तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम ही एक्सेलरेशन से वो दोनों ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे वैक्यूम आया एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो एयर रेजिस्टेंस कम होने के कारण एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है दोनों पर सेम लग रहा है। 1 kg ब्लॉक को अगर मुझे ये जो मास है इसको मुझे अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या फिर इसमें मुझे कितना जूल लगेगा, या फिर मुझे इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कितना जूल लग जाएगा, तो इसे मुझे कन्वर्ट करने में जो जूल लगेगा वो लगेगा 9 × 10⁻16 जूल्स। इतना जूल्स मुझे लगेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई 400 kg मास का कोई ब्लॉक ले लूँ, 400 kg मास का कोई ब्लॉक ले लूँ जिसका जो वेट है, मास है 400 kg है, उसे अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या होगा? तो ये पूरे अर्थ की बिजली सप्लाई कर देगा।
पूरे अर्थ को ये बिजली सप्लाई कर सकता है पूरे 1 साल तक। और अर्थ में हम लोग जानते हैं एक होता है अर्थ शूट डे। अर्थ शूट डे मतलब अर्थ के पास जितना भी रिसोर्स था, अर्थ के पास जितना भी रिसोर्स है वो रिसोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 6 मंथ में ख़त्म कर दे रहे हैं। और वो जो 6 मंथ जो बचा हुआ है वो उसमें एक सक्सेसिव वैकेंसी क्रिएट हो रही है जिसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। तो ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ शूट डे किस तरीके से हो रहा है और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस तरह से डिग्रेड कर रहा है। हमारे मून पर, ये जो मून है, मून पर भी एक रिसोर्स है जिसे हम लोग कहते हैं हीलियम 3। ये जो हीलियम 3 है ये मून पे बहुत ज़्यादा है। अगर किसी तरह से अगर इसका हम लोग फ्यूज़न कर सकें, हीलियम 3 का अगर हम लोग फ्यूज़न कर लें तो ये अर्थ को 45,000 तक जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ड्यूटेरियम भी एक बहुत ही इनविजिबल, बहुत ही अच्छा एक एनर्जी है और ड्यूटेरियम से हम लोग हीलियम 3 या हीलियम का जो फॉर्मेशन कर सकते थे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से जो है अगर मैं इस ड्यूटेरियम से अगर एक न्यूट्रॉन ले लूँ तो वो एक सिंपल हाइड्रोजन बन जाएगा या फिर वो एक प्रोटियम बन जाएगा। उसके बाद उस प्रोटियम का अगर मैं टेम्परेचर ड्रॉप कर दूँ, टेम्परेचर अगर मैं उसका ड्रॉप कर दूँ और उसको जो बचे हुए ड्यूटेरियम के साथ अगर मिला दूँ तो वो एक हीलियम का फॉर्मेशन करता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और हमारा जो बॉडी है उस बॉडी को भी पावर चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो उसको चाहिए 32 वाट का पावर हमारे बॉडी को चाहिए। और हमारे बॉडी में जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए कितना डेटा स्टोर कर लेता है? ये डेटा स्टोर करता है 2.5 लाख टेराबाइट्स। इतना डेटा ये डीएनए स्टोर करता है। मतलब अगर इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फॉर्मेट में जो बना हुआ है, इस क्रोमोसोम्स को अगर मैं खोलता हूँ या डीएनए को मैं अगर खोलता हूँ तो ये जो है हमारे सोलर सिस्टम के एक एंड से दूसरे एंड तक जा करके वापस आ जाए, इतना बड़ा होता है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन भी हमारा एक स्टार ही है। मैं एक रूम कंसिडर करता हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रूम में स्टीम है, इस रूम में स्टीम है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्ली यूनिवर्स के ऊपर कि किस तरीके से यूनिवर्स में पहला एटम बना, उसके प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स बने। तो ये एक रूम है, इसमें स्टीम है। स्टीम क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो वो स्टीम का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो स्टीम है ये क्रिएट कर रहा है फॉग को, और ये फॉग काफ़ी ज़्यादा डेंस है। और ये फॉग किससे बना है? ये बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। फॉग बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से ये फॉग बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब हो गए क्वार्क्स से बना है, लेप्टॉन्स से बना है। ये क्वार्क्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन सब से ये बना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, जब टेम्परेचर जो है 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये इतना टेम्परेचर है कि ये आज का जो सन है उसका जो कोड है, सन का जो कोड है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर था। जब इस टेम्परेचर पे ये यूनिवर्स का टेम्परेचर पहुंच जाता है 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होता है? जो इस स्टीम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके अंदर होने लगता है कोलिजन। और कोलिजन होने के कारण ये जो फॉग जो क्रिएट हुआ था, ये फॉग और ज़्यादा डेंस हो जाता है, फॉग और ज़्यादा डेंस हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होकर के ये आ जाता है 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर। अब ये जो 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस है ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है।
ये आज के सन के 60 टाइम्स है। मतलब हमारा जो सन है उसके 60 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर है। सन का जो कोर्स है 60 टाइम्स जो है ये टेम्परेचर है 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इसमें कोलाइड कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसका स्पीड स्लो होता है। मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर मैं क्वार्क्स की बात करूँ तो क्वार्क्स का जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो डाउन होने लगी। जैसे जैसे ये स्लो डाउन होने लगी ये फ्यूज़ होने लगी। क्वार्क्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का ही बना हुआ है। मतलब कि अगर मैं क्वार्क्स को लूँ तो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स को लूँ तो प्रोटॉन बनता है। मतलब क्वार्क्स से क्या बनता है, अगर 2 अप क्वार्क्स को ले लूँ, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स को, क्वार्क्स है ये बनता है 2 अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से ये क्वार्क बनाता है प्रोटॉन, और 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से ये बनाता है न्यूट्रॉन को। फिर ये फ्यूज़ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्यूज़ होकर के एटम के सेंटर में जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जिस तरीके से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है और ये ठंडा होने लगता है, ये स्टीम जैसे जैसे ठंडा होने लगता है, फिर प्रेसिपिटेशन होने लगता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये स्टीम ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं किस तरह से जो स्टीम है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ होगा या होता है नॉर्मली, प्रेसिपिटेशन नॉर्मली कैसे होता है। तो हमें पता है, ये मैंने एक सरफेस लिया है। अब जैसे ही सन से ये रेज़ आएंगे, फोटोन्स आएगा सन से, तो ये यहाँ के इस एरिया के जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हीट कर देगा, जिसके कारण से ये वार्म हो जाएंगे। और इसकी डेंसिटी, क्योंकि अभी लोअर एटमॉस्फेयर में डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये हीट होगा ये राइज़ करने लगेगा, ये राइज़ करने लगेगा। और अभी इस एयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और मैं मानता हूँ कि यहाँ तक, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक 1000 मीटर तक, 1000 मीटर पर क्या होता है, एक लैप्स रेट हमें दिखता है, जो कि होता है 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉल होता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम हो रही है, और यहाँ पर आके, इस जगह पर आकर के ये एक क्लाउड फॉर्मेशन कर लेता है। क्लाउड फॉर्मेशन तभी होता है, कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन तब होता है जब उसके अंदर एक डस्ट पार्टिकल होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होता है, हमारा एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल से बनता है, वाटर वेपर से बनता है। ये वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। और नंबर ऑफ़ गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे SO2 हो गया, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे CO2 हो गया। CO2 काफ़ी हैवी गैस होता है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने का, टेम्परेचर राइज़ करने का सबसे मेन रीज़न CO2 के कारण ही है। उसके बाद ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको ब्लड में कंबाइन होता है, 300 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है बट ब्लड में कंबाइन होने का, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ब्लड में बहुत ज़्यादा ये कंबाइन होता है। ये सारी गैसेस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। सारी गैसेस जो है बैड ओजोन का भी फॉर्मेशन करती है, और ट्रोपोस्फेयर में भी ये सारी गैसेस एक्यूमुलेटेड रहती है। तो जैसे जैसे ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर जैसे ही यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हो जाता है 100%, यानी कि ये जगह हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट का जगह। इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है, और ये जितना भी एयर पार्टिकल्स था यहाँ जा कर के, पहले जैसे जैसे राइज कर रहा है एयर पार्टिकल, मॉइस्चर को ले रहा है, चारों तरफ से मॉइस्चर को ले रहा है और ये राइज कर रहा है, और यहाँ तक आने पे ये कूल डाउन होता है, ये भारी हो जाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर को छोड़ देता है और यहाँ पर होने लगती है बारिश। और ये जो रीज़न है, इस सारे रीज़न को हम लोग कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक। और क्योंकि लैप्स रेट हो रहा है, टेम्परेचर फॉल भी हो रहा है, इसे कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। फिर अगर कुछ हवाएं, अगर कोई विंड आया और ये और ऊपर फर्दर ऊपर चला गया, तो ये और ऊपर जाने के बाद एक जोन बनाता है, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। इसी फ्रिजिड जोन में ये बनाता है स्लीट,
या फिर हेल या फिर स्नो का फॉर्मेशन करता है या फिर पॉलेंस का फॉर्मेशन, तो ये सारा फॉर्मेशन ये फ्रिजिड जोन में करता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का लैप्स रेट होता है वो होता है 3 डिग्री सेल्सियस का। अगर यहाँ से एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए, एवरेज जो लैप्स रेट निकाला जाए, तो वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस का एक एवरेज लैप्स रेट होता है, जो हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का एक एवरेज लैप्स रेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो लैप्स रेट होता है उसे कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट।